हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? होप आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। विंटर्स आ गए हैं नॉर्थ इंडिया में, और विंटर्स को लेकर हो सकता है आप में थोड़ा सा अ, आलस आ रहा हो, लेकिन उस आलस को डील करना है हमें, और अपनी इन जो विंटर वाले सीजन है उसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना होगा। क्योंकि यहाँ अगर हम प्रोडक्टिविटी दिखा लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में हम कंपनसेट कर पाएंगे, स्पेशली व्हेन द प्रीलिम्स विल बी नियर। ओके, so let's get started with our current affairs classes. And today we have the article. The very first article is related with National Green Tribunal. पहला आर्टिकल जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है। अगर हम न्यूज को देखें तो यहां पर क्या हुआ है, एनजीटी ने ऑर्डर दिया है अगेंस्ट इलीगल बोरवेल्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इलीगल बोरवेल्स चल रहे हैं, उनके खिलाफ ये एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है। हमें बेसिकली जानना है एनजीटी के बारे में। ओके, फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, हम जो स्टैटिक पोर्शन है उसे अच्छी तरह से कवर कर सकें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, कैसे एस्टेब्लिश हुआ और उसकी वर्किंग। ठीक है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। 2010 में एक एक्ट आया था। ओके, उस एक्ट के तहत ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एस्टेब्लिश्ड, इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। 2010 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत एनजीटी को एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, हम इसमें देखें कि एनजीटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, उद्देश्य जो था एनजीटी का। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो अगर आप इसके वर्डिंग्स में जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ग्रीन इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब ये जुडिशियल बॉडी है। ओके, याद रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट। इट इज अ जुडिशियल बॉडी। ओके, जुडिशियल बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव effective and expeditious, sorry, protection and conservation of the environment. Okay, मेन ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस आ रहे हैं उनका निस्तारण करना। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी केसेस आ रहे हैं उन्हें जुडिशली इफेक्टिवली और एक्सपीडिशियसली, मतलब जितना जल्द से जल्द उन्हें निस्तारण उनका किया जा सकता है, उसके बेसिस पर इसे बनाया गया था। ठीक है, इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, disposal of cases related to protection and conservation of environment. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो उद्देश्य था वो था जो भी केसेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, जो पर्यावरण है, ओके, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए जो भी केसेस हैं उन केसेस को अच्छी तरह से और समय के रहते हुए, ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एक्सपीडिशियस, ओके, उचित समय में, निर्धारित समय में उनका प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसों की सुनवाई करना। ओके, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड विद जंगल, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जो अलग बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड इस केसेस की सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो था वो बनाया गया था। ठीक है,
अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम मेंबर्स की बात करें कि कैसे चुने जाते हैं मेंबर्स, तो सबसे पहले यहां पर होते हैं चेयरपर्सन एंड देयर आर सम मेंबर्स टू इट। ओके, तो चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन जो है, दे आर चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in accordance with these चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीआई अपना रिकमेंडेशन देते हैं। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो केंद्र सरकार है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है। अगर हम मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, तो मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी। दे आर अपॉइंटेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी formed by the central government। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार एक सिलेक्टिव कमिटी बनाती है और वो कमिटी नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है मेंबर्स को इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, तो यहां से हमने दो चीजें देखी मेंबर्स की। अगर हम बात करें, चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन अकॉर्डेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, इनके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनका रिकमेंडेशन होता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होता है। यहां पर हमने देखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैसे बना था, स्टैच्यूटरी बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बनी थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था इफेक्टिव और एक्सपीडिशियल डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। पर्यावरण के संरक्षण और बचाव से रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं, पर्यावरण, जंगल, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज के से रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं, उनकी सुनवाई के लिए, अच्छी तरह से सुनवाई हो सके, समय के अनुसार सुनवाई हो सके, उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ये मेंबर्स की बात करी गई। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कौन कौन से एक्ट जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, कौन कौन से एक्ट कवर किए गए हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ओके, एक्ट्स कवर्ड, जिन एक्ट्स के तहत यहां पर सुनवाई हो सकती है, जिन केसेस को लिया जा सकता है, उनमें कुछ एक्ट्स हैं यहां पर। सबसे पहले अगर हम बात करी जाए तो वाटर एक्ट आता है यहां पर 1974। ओके, वाटर एक्ट है। इसके बाद वाटर सेस एक्ट, वाटर सेस एक्ट, भारत जल कर एक्ट जो है हमारा। ओके, जल कर अधिनियम 1977, जल कर अधिनियम है। ओके, इसके बाद जो अगला एक्ट है दैट इज फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, 1980 का जंगल एक्ट, जंगल अधिनियम, फॉरेस्ट अधिनियम जो है वो है। एयर एक्ट है इसके अलावा 1981 का एयर एक्ट है। इसके साथ ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। इसके बाद पब्लिक लायबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। और जो फाइनल एक्ट है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी 2002। ये जो एक्ट हैं ये इस एनजीटी में कवर किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में से मेंशन कर सकते हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो एक्ट्स की सुनवाई होती है, जिन एक्ट्स की सुनवाई की जाती है वो ये एक्ट हैं। सबसे पहला आपका वाटर एक्ट है 1974 का। ओके, जल अधिनियम जो है 1974, उसकी सुनवाई की जाती है। वाटर सेस एक्ट, जल कर एक्ट है 1977 का। फॉरेस्ट जंगल अधिनियम 1980 का। एयर एक्ट है 1981 का, एयर एक्ट जो है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सारे एक्ट जो हैं इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमने
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड सारी चीजें देखी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज इन संथाली लैंग्वेज। जो भारत का संविधान है, हमारा संविधान संथाली लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। ओके, President Draupadi Murmu on Thursday released the Constitution of India in the Santhali language at the function held at the राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में थर्सडे को एक फंक्शन हुआ था, वहां पर जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ अपना हमारा जो भारत का संविधान है उसकी एक प्रतिलिपि संथाली लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई। ठीक है, अब संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। संथाली ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ कभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, क्योंकि संथाली लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल, भारतीय संविधान की 8वें शेड्यूल की एक भाषा है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। ओके, अगर हम संथाली लैंग्वेज की बात करें, संथाली भाषा, संथाली लैंग्वेज, जिसमें अभी हाल ही में हमारा भारत का संविधान रिलीज किया गया है। ओके, संथाली लैंग्वेज जो है बहुत सिग्निफिकेंटली बोली जाती है बाय द ट्राइबल पीपल। ओके, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार, यहाँ के जो भी आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। सिग्निफिकेंटली स्पोकन लैंग्वेज है। ओके, बहुत अधिकांश जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में रहते हैं, उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। ओके, सिग्निफिकेंट लैंग्वेज ऑफ दीज ट्राइबल पीपल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। वो सांथाल जो ट्राइब है, सांथाल ट्राइब, इट रिसाइड, ये सांथाल ट्राइब कहाँ पाई जाती है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार के काफ़ी सारे इलाकों में पाई जाती है, और यहाँ पर इस भाषा का उपयोग बहुत एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। ओके, इसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, संथाली लैंग्वेज की, तो ये इसमें एक स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, जैसे स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जैसे कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है। ओके, लिपि जो है देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ऐसे ही जिस लिपि में संथाली लैंग्वेज लिखी जाती है वो लिपि है ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी स्क्रिप्ट है। ये इस स्क्रिप्ट में ये भाषा लिखी जाती है, ओल चिकी। जैसे हमने अभी समझा, जैसे हिंदी जो है, हिंदी एक भाषा है और वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे ही संथाली भाषा है और वो ओल चिकी नाम की स्क्रिप्ट में लिपि में लिखी जाती है। ओके, ये लिपि जो है, ये स्क्रिप्ट जो है, ये बनाई गई थी 1925 में। बाय 1925 में ये बनाई गई थी बाय रघुनाथ मुर्मू जी। 1925 में रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा ये स्क्रिप्ट, ये लिपि की रचना की गई थी। ओके, जिसमें संथाली लैंग्वेज लिखी जाती है, और संथाली लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल का पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल का पार्ट है। ओके, और ये संथाली स्क्रिप्ट 8th शेड्यूल में कब ऐड करी गई थी? ये ऐड करी गई थी 8th शेड्यूल में ऐड करी गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में। ओके, याद रखना है, ये मेन पॉइंटर्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सांथाल लैंग्वेज, जो सांथाल लैंग्वेज है 8th शेड्यूल, भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में ऐड करी गई थी। कब ऐड करी गई थी? 2003 में ऐड करी गई थी। कौन से संशोधन के तहत ऐड करी गई थी? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत इसे 8वें शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ओल चिकी जो इसकी स्क्रिप्ट है उसमें ये लिखी जाती है। ओके, यहां पर आप न्यूज देखेंगे तो न्यूज में लिखा हुआ है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली स्पोकन
ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार के लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया है, रिटन है ये ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में, ठीक है। यहां से ये न्यूज हमने कवर करी। आगे चलते हैं, आगे की न्यूज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विद मेजरली फ्रॉम योर जीएस पेपर 1। ये जो न्यूज है ये जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज, सोसाइटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, एक एडिटोरियल आया है, काफी अच्छा एडिटोरियल है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कैसे हमारी जो अर्बन शहर हैं वो एपिसेंटर होने के साथ साथ उनमें एक भाषा जो है वो एक काफी बड़ा एक हर्डल है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। ओके, जैसा कि आपने कई सारे सोशल मीडिया रील्स में, सोशल मीडिया शॉर्ट्स में, आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर ऐसा देखा होगा कि कई ऐसे जगहों पर ऐसा होता है, लोग जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, उन्हें फोर्स किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट की भाषा में बोलने के लिए। ओके, इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ सदर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के लोग जाते हैं तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो सदर्न लैंग्वेजेस बोलें, या इट कैन हैपन ऑपोजिट ऑल्सो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को लोगों पर फोर्स किया जाता है कि आप इसी लैंग्वेज में बातचीत करें, ठीक है। तो वो जो भाषा का बैरियर है वो किस तरह से एक इनविजिबल टैक्स है, ठीक है। यहां पर इस चीज को बोला गया है इनविजिबल टैक्स ऑफ एक्सक्लूजन। ओके, किस तरह से लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उन्हें एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा कर देना पड़ता है जो दिखता ही नहीं है, जो किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन एज अ सोसाइटी उन्हें वो टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, जो हमारी सिटीज हैं, अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो शहर हैं, अर्बन सिटीज की अगर हम बात करें, अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें, ये अर्बन सेटलमेंट जो हैं ये विकास के सेंटर हैं, ठीक है। यहां से विकास जो होता है, हमारी समाज का जो विकास है, उसकी ध्रुवी जो एक्सेस है वो यहां पर घूमती है, ठीक है। यहां से पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी जो स्कीम्स फॉर्म होती हैं वो यहां से बनती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें यहां होती हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत फंडामेंटल चीज जो है वो मिसिंग है। वो फंडामेंटल चीज जो मिसिंग है वो ये है, यहां पर जो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो वो हमें इजाजत देता है, हमें एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, कि हम विदाउट परमिट हम देश के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हैं विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं अगर हम इंडियन सिटीजन हैं तो, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज का उल्लंघन देखने को मिलता है कि लोगों को प्रेशराइज किया, जो डाइवर्सिटी है लोगों की, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके बेसिस पर लोगों को यहां रोका जा रहा है, एक फंडामेंटल तौर पर उनको, उनके बीच में एक रुकावट आ रही है, वो शहरों में नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे शहरों में बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दे माइग्रेट टू बेंगलोर और हैदराबाद, ठीक है, मल्टी दिल्ली एनसीआर रीजन, काफी सारी जगहों पर, मुंबई, दे गो टू डिफरेंट, जो सपोज हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग हैं वो काफी ज्यादा महाराष्ट्र में, मराठी स्पीकिंग स्टेट्स, कन्नड़ा स्पीकिंग स्टेट्स, ओके, तमिल स्पीकिंग स्टेट्स में जाते हैं। और इट हैपन्स रिवर्स ऑल्सो, वाइस वर्सा भी सिचुएशन होती है। या हम किसी हिली जगह पर जाएं जहां पर कोई और पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पर लोगों को भाषा के आधार पर रोकना एक हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना गया है, ठीक है। जब इंडिविजुअल माइग्रेट करते हैं, जब एक प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ज्यादातर रूरल से या छोटे शहरों के जो स्टूडेंट्स होते हैं या रोजगार ढूंढने वाले लोग होते हैं, वो शहरों की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक चीज का सामना करना पड़ता है और वही है भाषा का, ठीक है। उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो उस भाषा में बात करें जो उनकी भाषा, मतलब जो उन्हें नहीं आती है, ठीक है। भाषा एक लिंग्विस्टिक जोन्स है, उसमें उस लिंग्विस्टिक जोन को यहाँ आर्टिफिशियल एक लिंग्विस्टिक जोन बना दिया जाता है, ठीक है। इससे हमारी जो सिटीज हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस चीज में एक पीछे छूटता जा रहा है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में समझाया गया है। किस तरह से जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वहां पर रहने वाले लोग, सपोज कोई परमानेंटली किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर जो डॉक्यूमेंट का काम है, ठीक है, जो काम काज का मतलब जो राजकाज का काम है, वहां डॉक्यूमेंट्स जो हैं, प्राइमरी कम्युनिकेशन किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन हो जाता है और लोगों को इकोनॉमिक रोड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उनको जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, अर्थ से उनको अर्थ, उनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं इन द फॉर्मल फील्ड, ओके। जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें उनके लिए रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाती हैं, इसलिए लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ
जाना पसंद करते हैं, लोग इनफॉर्मल काम करना वहां शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उनका शुरू हो जाता है शहरों में आने के बाद। तो यहाँ ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्चुअल ब्लूप्रिंट है, यहाँ पर ये चीज मिसिंग है कि हम एक इंक्लूसिव इकोनॉमी, इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग लिंक बताया गया है कि जो अर्बन फ्यूचर है वहां पर हमें सिटीज को इस तरह से डिजाइन करना होगा, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना होगा कि वो इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है, ये बात, पूरी बात इस आर्टिकल में समझाई गई है। हमें यहां से दैम से अस में टर्न करना होगा कि हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं या हम कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, आप ये पर्टिकुलर भाषा यहाँ नहीं बोल सकते। इसका खंडन इस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलें तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के आसपास एक वर्डिक्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा जो पशु हैं, आवारा डॉग्स जो हैं, उनको एक शेल्टर होम में रखा जाएगा, उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके तहत ये रेबीज का आर्टिकल आया है। ठीक है, तो यहां से हम समझेंगे रेबीज के बारे में। ठीक है, रेबीज के बारे में समझते हैं कि रेबीज क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेबीज, रेबीज एक तरह की डिजीज है, एक तरह की बीमारी है जो कि कुछ रेबीज फैलाने वाले जानवरों से इंसानों तक पहुंच जाती है, जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, यहां पर अगर हम इस चीज को देखें, ठीक है, ये रेबीज जो होती है ये होता है आरएनए वायरस के द्वारा। ठीक है, आरएनए वायरस होता है। ठीक है, वायरस होते हैं, कुछ प्रकार के वायरस होते हैं, कुछ डीएनए वायरस होते हैं, कुछ आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेबीज होता है ये आरएनए वायरस, ये इसकी कैटेगरी जो है वो आरएनए वायरस की होती है, आरएनए वायरस। और ये वायरस जो है ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रेबिड एनिमल्स के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ऑफ रेबिड एनिमल्स, वो एनिमल जिनसे रेबीज का खतरा फैलना होता है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकीज। ठीक है, एटसेट्रा, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, इनसे ये हमारा आरएनए वायरस जो प्रेजेंट है रेबिड एनिमल्स में, उनसे रेबीज फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और रेबीज में अगर बात करी जाए तो ये एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। ठीक है, न्यूरोट्रॉपिक वायरस। अब ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रेवल्स वाया पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ये ट्रेवल करता है इंस्टेड ऑफ ब्लड, नॉट ब्लड। ये खून में नहीं जाता है, ये जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो नसें होती हैं नर्वस सिस्टम की, उसके थ्रू ये फैलता है और ये अल्टीमेटली हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें पहुंच जाता है एंड देन इट रीचेस टू द ब्रेन। आपको ये नाम याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, न्यूरोट्रॉपिक वायरस। जो रेबीज है ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। अब यहां इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे, न्यूरोट्रॉपिक, ये न्यूरॉन से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है जिससे हमारा दिमाग काम करता है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे रिलेटेड ये वायरस होता है। न्यूरोट्रॉपिक वायरस क्या होता है? जब कोई भी रेबिड एनिमल, या तो वो डॉग हो या कैट हो या मंकी हो, जब हमें बाइट करते हैं, जब हमें काट लेते हैं, तो उनके सलाइवा में एक वायरस प्रेजेंट होता है जो कि वायरस आरएनए वायरस होता है, न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है। ये कैसे काम करता है? ये हमारे ब्लड में नहीं जाता है, ये ब्लड को इफेक्ट करने की बजाय हमारे नर्व्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, जो नसें होती हैं और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। उसके थ्रू ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे दिमाग में जाता है। ये रीचेस टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फाइनली इट रीचेस टू आवर ब्रेन। ब्रेन में जाकर ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देता है और ये एक फैटल डिजीज है। इससे मौत होने के चांसेस हैं अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है। ओके, उस विक्टिम को जिसको इन रेबिड एनिमल्स ने काट लिया है, अगर उनको समय पर इलाज नहीं दिया जाता है तो उनके मरने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रेबीज का कुछ बेसिक था कि रेबीज किस तरह से चलते हैं। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, तो दो चीजें अगर आप यहां पर देखेंगे, एक होता है पीईपी, कुछ टर्म्स जो इस आर्टिकल में जिन टर्म्स की इनकी बात करी गई है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें पीईपी, पीईपी क्या है ये पीईपी? पीईपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ओके, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या चीज है? इमीडिएट, इसका मतलब होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब जब ये रेबिड एनिमल हमें, जब किसी भी व्यक्ति को काट जाता है उसके बाद उसके बाद जो हमें ट्रीटमेंट देना है उस चीज को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम वॉश करते हैं, जो जहां भी काटा होता है, उस एनिमल ने जहां काट लिया है उस जगह को कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक बहते पानी से, साबुन से उसे साफ करना होता है। ये उस प्रक्रिया का नाम है, ठीक है, उस प्रक्रिया का ये नाम है, ठीक है। इमीडिएटली, इमीडिएटली यू हैव टू वॉश द वोंड। जो घाव है उस घाव को तुरंत धोना पड़ता है अंडर रनिंग वाटर, बहते पानी में। विथ सोप, साबुन से धोना होता है फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। इस प्रक्रिया को जहां भी उस जानवर ने काटा है उस घाव पर 15 मिनट तक साबुन से, बहते हुए पानी से उसे साफ किया जाता है तुरंत। इस चीज को कहा जाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सस। इस प्रक्रिया को पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सस कहा जाता है। यह प्रक्रिया फॉलो की जाती है इमीडिएटली आफ्टर when the animal has bitten you। ओके, जब वो जानवर काट जाए तब इस चीज को फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो चीज फॉलो करी जाती है उसका नाम है ARV। ARV, व्हाट इज दिस ARV? ARV का मतलब होता है एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। धोने के बाद, पीईपी होने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाई जाती है। और इस वैक्सीन का जो नाम है, दिस वैक्सीन इज नोन एज रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। ओके, ये वैक्सीन लगाई जाती है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन नाम की ये वैक्सीन है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ये वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। ARV, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। इसके बाद एक टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके, टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रक्रिया हैं जो रेबीज के, अगर कोई भी रेबिड एनिमल किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है वो होती है, ठीक है। पहला है पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सस, जो हमने समझा 15 मिनट तक साबुन से बहते हुए पानी में उसे धोना है। उसके बाद होता है एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, जिसमें रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगाई जाती है और टिटनस का शॉट दिया जाता है, ठीक है। ये था आपका रेबीज से रिलेटेड। ओके, रेबीज से रिलेटेड कुछ एक्शन प्लान्स जो चलाए गए हैं वो चलाए गए हैं सब। एक एनिमल प्लान की अगर एक्शन प्लान्स की बात करें, एक्शन प्लान की अगर हम बात करें तो एक एक्शन प्लान चलाया गया है एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल विशेष रूप से ये डॉग्स के लिए चलाया गया है। ये रूल्स हैं, निकाले गए थे 2023 में। 2023 में ये एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स निकाले गए थे। यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली गई थी कि जो भी रेबिड एनिमल्स हैं उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कराई जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स निकाले गए थे वो इसमें थे, ठीक है। और उनके बर्थ को कंट्रोल के, स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशन और उनको स्टेरिलाइजेशन करवाना उनका, ताकि वो उनकी जनसंख्या कंट्रोल में रहे, इस चीज के लिए चलाए गए थे। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग, ओके, पर्टिकुलरली ये डॉग्स के लिए चलाया गया था। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड, डॉग के द्वारा होने वाले
रेबीज एलिमिनेशन के लिए। ओके, रेबीज एलिमिनेशन एक्शन प्लान चलाया गया था 2030 तक। ठीक है, 2030 तक हमें क्या करना है, ये इस एक्शन प्लान को ये चलाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग्स मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। जो डॉग्स के द्वारा जो रेबीज होती है उसे कंप्लीटली इंडिया से एलिमिनेट करना है 2030 तक। ये एक्शन प्लान जो है चलाए गए हैं इस रेबीज की बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी, हमने समझा रेबीज के ऊपर था। रेबीज द क्रूअल एंड एक्सपेंसिव डिजीज ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोवरिश्ड। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह करी गई है कि जो रेबीज है वो रेबीज डिजीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। ठीक है, जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा है, जो अमीर हैं, अमीर तबके के लोग हैं, उनके लिए वो इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमने प्रक्रिया देखी वो प्रक्रिया को फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होता है इट इज कॉस्टली, दिस वैक्सीनेशन इज कॉस्टली। और कॉस्टली होने के नाते जो वेल ऑफ लोग हैं वो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन, जो गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के तबके के लोग हैं, वो इस इलाज को नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मौत की संख्या है, वो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन में काफी ज्यादा देखी गई है, जैसा इस आर्टिकल में भी बताया गया है। इसमें एक स्टोरी दी गई है किस तरह से एक 90 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, उन्हें एक कुत्ता जो है एक बाइट कर लेता है, और ड्यू टू हिज इनकैपेबिलिटी टू हैव दिस मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा पूरे इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ये था इस आर्टिकल से रिलेटेड। हमने रेबीज के बारे में जाना, कौन सा वायरस होता है, कैसे फैलता है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और इससे रिलेटेड एक्शन प्लान हमने देखा। ठीक है, अब मलेरिया से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, मलेरिया से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज थ्रेटन इंडियाज 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। भारत का इंडिया में मलेरिया एलिमिनेशन गोल चलाया है। ठीक है, इंडिया में, भारत में 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट, मलेरिया को जड़ से खत्म करने का एक गोल तय किया था। ठीक है, इस गोल में जो मलेरिया था उसकी 5 स्पीशीज आइडेंटिफाइड थी, लेकिन अब क्या हुआ है, एक इनविजिबल मॉस्किटो स्पीशी आ गई है। ठीक है, एक ऐसी मॉस्किटो स्पीशीज आ गई है, नई डिस्कवर हुई है। ठीक है, जो अभी तक एग्जिस्ट करती थी लेकिन डिस्कवर्ड नहीं थी। ठीक है, वो आ गई है, जिसकी वजह से इंडिया का जो ये गोल है 2030 तक मलेरिया एलिमिनेट करने वाला, ये गोल हमारा थोड़ा सा खतरे में आ चुका है। ठीक है, इन्वेजिव मस्कीटो स्पीशी, जो एक इन्वेजिव मस्कीटो स्पीशी है, इसकी वजह से इंडिया का जो 2030 तक का मलेरिया एलिमिनेशन गोल है वो खतरे में आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को अब हम देखते हैं मलेरिया से रिलेटेड क्या है। ठीक है, अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो सबसे पहले हम मलेरिया को देखते हैं कि मलेरिया क्या है। आपने ये मलेरिया के बारे में सुना होगा। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये मलेरिया होता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया की बीमारी फैलती है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जानलेवा डिजीज है। किससे होती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये बीमारी होती है, मलेरिया की बीमारी। ठीक है, ये इंसानों में कैसे फैलती है? इट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस इंसानों में ये जो बीमारी है ये आती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, ठीक है, ये मलेरिया जो है इंसानों तक कैसे पहुंचता है? इसका एक वेक्टर होता है, एक जरिया होता है। कौन है वो जरिया? वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज नाम की मॉस्किटो होती है, उसकी जो फीमेल कैटेगरी है, ठीक है, उसके द्वारा ये मलेरिया की बीमारी इंसानों में फैलती है।
इट इज ट्रांसमिटेड बाया फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ओके, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है एक और पॉइंट कि ये सबसे ज्यादा खतरा जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहता है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, सब सहारा, इंडिया, इस तरह के जो भी रीजन्स हैं जो ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, वहां पर इस मलेरिया का खतरा बहुत ज्यादा होता है, बर्डन काफी ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें 5 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम थी। ठीक है, 5 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की 5 स्पीशीज से अभी तक मलेरिया जो था वो डिस्कवर्ड था। ठीक है, कौन कौन सी 5 थी? पहली है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, 5 स्पीशीज के द्वारा होता है। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस, दूसरा है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, ये 5 तरह की वैरायटी, 5 तरह की स्पीशीज डाइवर्सिटी जो थी, जिसके कारण हमारा जो मलेरिया नाम की बीमारी थी, जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी थी, जो एनोफिलीज मस्कीटो कैरी करता था, इस पैरासाइट के द्वारा होता था। ये 5 कैटेगरीज में बांटा गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, एक नए तरीके का प्लाज्मोडियम की वैरायटी आ गई है, जिसे इन्वेजिव स्पीशी कहा गया है। इन्वेजिव है, ठीक है, बाहर से आई है, इन्वेजिव प्लाज्मोडियम स्पीशी है। ठीक है, क्या नाम है इस स्पीशी का? इसका नाम है एनोफिलीज स्टेफेंसी। ठीक है, एनोफिलीज स्टेफेंसी है और इसके द्वारा अर्बन मलेरिया हो रहा है। ठीक है, रूरल एरिया से ज्यादा अर्बन जो शहर हैं उनमें इसका खतरा ज्यादा है। ठीक है, तो आपने अभी देखा, अगर हम यहां देखें, मलेरिया नाम की बीमारी है। ठीक है, इसे शॉर्ट में एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। मलेरिया जो बीमारी है उससे निपटने के लिए भारत का एक गोल था, एक टारगेट सेट किया था, मलेरिया एलिमिनेशन गोल बाय 2030। 2030 तक हमें मलेरिया से निजात पानी थी। लेकिन हुआ क्या, हमने सबसे पहले देखा मलेरिया क्या कैसे होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है। ठीक है, ह्यूमन से ट्रांसमिट होता है, ह्यूमंस तक ट्रांसमिट होता है फ्रॉम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा इसका खतरा रहता है। 5 तरह की प्लाज्मोडियम वैरायटी थी, उसके द्वारा ये हो रहा था। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अर्बन सेंटर्स में, जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर जो हम जैसे अर्बन एरियाज में कभी कूलर की उसमें पानी ज्यादा भर देते हैं, वो पानी गंदा होता रहता है, या जो हमारे रोड जो पॉन्ड्स हैं वो गंदे हो जाते हैं, उसके द्वारा एक इन्वेजिव स्पीशी, बाहर से एक प्लाज्मोडियम का स्पीशी आ गया है, एनोफिलीज स्टेफेंसी। एनोफिलीज स्टेफेंसी जिसका नाम है, और ये अर्बन मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, शहरों में इसका खतरा ज्यादा है इस मलेरिया का। तो अगर आप देखेंगे, अर्बन मलेरिया इसको नाम कहा गया है इसका। ठीक है, अर्बन मलेरिया है, किससे हो रहा है? एनोफिलीज स्टेफेंसी से हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज दिल्ली। ठीक है, यहां पर जो हमारा मलेरिया एलिमिनेशन टेक्निकल रिपोर्ट है, उन्होंने इस चीज को बताया है कि यहां हो रहा है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम में भी इसको देखा गया है। क्रॉस बॉर्डर ये इन्वेजिव स्पीशी जो है ये आया है, इट हैज कम फ्रॉम म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये बॉर्डर जो है यहां से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ट्रांसमिट हुआ और वहां से ये बाकी के शहरों में आ गया है। ठीक है, एनोफिलीज स्टेफेंसी ये मॉस्किटो स्पीशी है जो कि इन्वेजिव है। ठीक है, जो बाकी की 5 स्पीशीज से अलग है, जिसके कारण जो शहरों में है वहां पर इसकी जो रेप्लिकेट होने की, इसकी ब्रीडिंग करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, तो हाई बर्डन हो गया है स्पीशी अर्बन सेंटर्स में। वैसे तो मलेरिया के केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अब ये जब नया इन्वेजिव मस्कीटो आया है, ठीक है, जिसका नाम है एनोफिलीज स्टेफेंसी, इसके कारण काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, और जो हमारा 2030 का गोल है वो खतरे में है। ठीक है, ये था। इसके बाद
सोशल स्काउट्स एक सोसाइटी से रिलेटेड एक टॉपिक है। इट इज दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद चाइल्ड मैरिज। ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यहां पर बात करी गई है जो इंडिया है, ठीक है, यहां पर बात करी गई है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह एक सोशल इविल है, ठीक है, सामाजिक सामाजिक एक रूढ़िवाद है जो बाल विवाह के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह काफी ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का कमिटमेंट है, इसमें सबसे पहली जो हमें चीज देखनी है जो इस आर्टिकल में लिखी गई है कि इंडिया का एक कमिटमेंट है, इंडियाज कमिटमेंट टू एंड चाइल्ड मैरिज। जो बाल विवाह है इसे खत्म करना है, हमें कंप्लीटली खत्म करना है, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। बाय 2030, 2030 तक हमें इस चीज को एलिमिनेट कर देना है। ऐसा हम यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके गोल नंबर 5 से ये अलाइन किया गया है, ठीक है। इस गोल में हम बात करते हैं टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, और टू एम्पावर द वुमेन एंड गर्ल्स। जो महिलाएं हैं उनके एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। एसडीजी गोल, यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 5 के तहत ये जो इंडिया का कमिटमेंट है कि हम कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, बाय 2030। यहां पर ये गोल है, इसके लिए काफी स्कीम्स चलाई गई। सबसे पहला जो है हमारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया, ठीक है। ये इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, ठीक है। इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया जिसमें कहा गया कि ये जो है 100 डेज अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है, 100 डेज अवेयरनेस कैंपेन। जागरूकता फैलाने के लिए 100 दिन का एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम रखा गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ठीक है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया और यहां पर बात करी गई है कि ये एक यूएन पॉपुलेशन फंड है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एनालिसिस किया, इट एनालाइज्ड, इसने विश्लेषण किया जो इंडिया का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है उसको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो हमारा भारत का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके डेटा को एनालाइज किया और इन्होंने एक बात सामने लाई। इन्होंने कहा कि एक ह्यूज कोरिलेशन है किसके बीच में, चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होते हैं, चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी एंड एजुकेशन। शिक्षा, गरीबी और बाल विवाह, ये चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं। ये चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं, ऐसा यूएन पॉपुलेशन फंड ने बताया। कैसे बताया, जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका डेटा लिया और उसमें बताया कि भारत में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो है गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए हमने अभियान चलाया, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ठीक है। इसके अलावा हमने जो चाइल्ड मैरिज है, ये चाइल्ड मैरिज किन एक्ट के द्वारा देखी जाती है, इसे प्रिवेंट किया जाता है। तो एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। 2006 में ये एक्ट लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इस एक्ट के तहत भी जो हमारा
बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, उसको देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करी गई है कि बहुत सारी अंडर एज गर्ल्स जो हैं, अंडर एज गर्ल्स जो हैं, जो कि गर्ल्स जिनकी एज बहुत कम रहती है, 21 साल से कम उम्र, सॉरी, कम उम्र वाली जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको अनरजिस्टर्ड अनप्रोफेशनल हेल्प के लिए लिया जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है, कोई प्रोफेशनल काम नहीं होता। दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर, हाउएवर दे आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में इनको एम्प्लॉय किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और इन दो एक्ट के तहत हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट को रोका है। ठीक है, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स एक ग्लोबल पार्टनरशिप चली थी। ठीक है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप चली थी, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स। अगर आप इस कोटेशन को, इस फ्रेज को अपने आंसर राइटिंग में, जीएस के आंसर राइटिंग में यूज करेंगे तो काफी अच्छा होगा। ये एक नाम है, दिस इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप। ओके, ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें कहा गया है, ठीक है, एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 17 एसडीजीज विल नॉट बी अचीव्ड विदाउट एंडिंग चाइल्ड मैरिज। एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 17 SDGs will not be achieved without ending child marriage। एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका नाम है गर्ल्स नॉट ब्राइड। जो लड़कियां हैं वो वधू नहीं हैं, लड़कियां वधू नहीं हैं। इस ग्लोबल पार्टनरशिप ने कहा है कि जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 एसडीजीज हैं, 17 एसडीजीज में से एटलीस्ट 9 एसडीजी ऐसे हैं जो कि अचीव ही नहीं किए जा सकते जब तक चाइल्ड मैरिज को ना रोका जाए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइल्ड मैरिज को रोकना टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये पूरी बात कही गई है इस पूरे आर्टिकल में। इस आर्टिकल में सोशल स्काउट्स कहा गया है, चाइल्ड मैरिज लीड्स टू पुअर आउटकम्स इन हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। जैसा हमने देखा, यूएन एनालिसिस, यूएन पॉपुलेशन फंड ने एनालाइज किया है हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी किस तरह से आपस में रिलेटेड है। ओके, और चाइल्ड मैरिज को हमें इज अ सोशल इविल, इसको एलिमिनेट करना होगा। इंडिया का कमिटमेंट है 2030 तक एलिमिनेट करना, एंड इट इज अलाइंड विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, एसडीजी 5 से अलाइंड है, जहां पर हमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है और वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर करना है। यहां पर हमने 10 दिन का अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, यूएन पॉपुलेशन फंड के एनालिसिस के अनुसार देखा गया किस तरह से भारत में चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी और एजुकेशन आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, यहां पर इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत चाइल्ड मैरिज को रोका जा रहा है। गर्ल्स नॉट ब्राइड क्या एक ग्लोबल पार्टनरशिप ने कहा है कि 17 में से 9 एसडीजीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो अचीव ही नहीं हो सकते जब तक हम चाइल्ड मैरिज को ना रोक लें। ठीक है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल, पूरे जो एडिटोरियल है इसका जस्ट। ओके, नाउ एक आप इमेज देख पा रहे होंगे, एक मैप देख पा रहे होंगे, इट इज रिलेटेड विद माउंट किलीमंजारो। ठीक है, तो माउंट किलीमंजारो, ये आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, ये स्नो से कवर्ड एक माउंट किलीमंजारो है। ठीक है, डोरमेंट है। माउंट किलीमंजारो कहां पर सिचुएटेड है? ये माउंट किलीमंजारो तंजानिया में है। ये याद रखेंगे दिस इंफॉर्मेशन, दैट माउंट किलीमंजारो इज इन तंजानिया। ठीक है, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, तंजानिया में सिचुएटेड है माउंट किलीमंजारो। आप मैप में इसकी लोकेशन भी देख पा रहे होंगे, केनिया के बॉर्डर पर है, तंजानिया में, यहां पर माउंट किलीमंजारो। ठीक है, यहां पर जंजीबार आइलैंड है, जंजीबार आइलैंड भी इसके पास में है। ठीक है, यहां से ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है माउंट किलीमंजारो के से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जो भी एनालिसिस हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। ओके, कोई भी फीडबैक है क्लास से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस फीडबैक को मेंशन करें ताकि हम अपने लेक्चर्स को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, एंड योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम, वी वेलकम योर फीडबैक। प्लीज उस चीज को मेंशन करें। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम टुडे फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।